सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने इसके लास्ट पार्ट में देखा था, जहाँ पे शी-हाओ का सामना इस डिवाइन रेवोल्यूशन के मैनिफेस्टेशन से हो जाता है, जहाँ पे लेयर्स बाय लेयर्स वो आगे बढ़ता रहता है और तभी यहाँ पे उसका सामना काफी सारे रियलम एक्सपर्ट से हो जाता है, जो कि घेर के यहाँ पे शी-हाओ को मारने के लिए आ जाते हैं। और यहाँ जो वो फीमेल एक्सपर्ट थी जिसका नाम था आंजी, वो यहाँ पर शी-हाओ के ऊपर बहुत बुरी तरीके से उसे टॉर्चर करती है। लिटरली उसके हाथ पैर को वो चेन से बांध कर उसकी हड्डी पसली एक करने लगती है। इस दौरान शी-हाओ को काफी ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो यहाँ पर अपनी सारी जी जान लगाते हुए फाइनली उन सारी चेन्स को डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को यहाँ पे आजाद कर लेता है। लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब आगे हमारे इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शी-हाओ को देखते हैं, जहाँ पे उस मिस्टीरियस पर्सन ने वापस से शी-हाओ को अपने इल्यूशनरी ट्रैप में फंसा दिया था। और यहाँ इस बार वो अपने ग्रैंडपा को देखता है, जो कि उससे कहता है कि शी-हाओ, तुमने ये ठीक नहीं किया। आखिर तुम मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हो? आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे क्यों नहीं ढूंढा? इतनी देर क्यों लगा दी? शी-हाओ ये सारा नजारा देखकर बहुत बुरी तरीके से पेन में था। अब तभी यहाँ पर उसे अपने फर्स्ट मास्टर की याद आती है, जो कि उनके सामने दर्द से छटपटाते हुए कहता है कि मुझे माफ करा, मैं अब और सर्वाइव नहीं कर सकता। ग्रेट डेस्टिनेशन अब अपने लिमिट में पहुंच चुका है। यहाँ पे एक के बाद इतने स्ट्रॉन्ग इल्यूजन्स के चलते शी-हाओ की हालत खराब होने लगती है। लेकिन तभी वो जो मिस्टीरियस कल्टीवेटर है जिसका नाम दुआन है, वो वापस से उसकी मेमोरीज के साथ छेड़छाड़ करते हुए एक और बहुत ही तगड़ा वाला इल्यूजन उसके सामने ले आता है, और वो थी हमारी प्यारी से हो लिंगर। और यहाँ इस दौरान शी-हाओ बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था, और यहाँ हो लिंगर शी-हाओ से बहुत प्यार से कहने लगती है कि मैं बस तुम्हें एक और बार देखना चाहती हूँ, पर क्या मैं सर्वाइव कर पाऊंगी? क्या मुझे वो दिन नसीब होगा कि जब मैं तुम्हें एक और बार देख पाऊंगी? अब तभी अचानक से सीन यहाँ का शिफ्ट होता है, और अगले ही पल हम लिंगर को देखते हैं, जहाँ पर फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स ने इसे बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा था। इस पर वो लोग टॉर्चर कर रहे थे और शी-हाओ की यहाँ पे सटक चुकी थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। अब यहाँ पे वो पर्सन कहने लगता है कि जरा देखो लड़के, ये वही फ्यूचर है जिसका कि आगे चल के तुम सामना करोगे, पर अफसोस की बात है कि जिस फ्यूचर के लिए तुम इतना ज्यादा आज यहाँ डेस्परेट होकर लड़ रहे हो, वो फ्यूचर तो दिखने में कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे शी-हाओ को लग रहा था कि शायद ये एंशिएंट बैटलफील्ड होगा। तभी उसका सिर और जोर से घूमता है, वो उसे पकड़ते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये मेरा फ्यूचर है, ये कोई बैटलफील्ड नहीं। मैंने अभी जो देखा ये सच में मेरा फ्यूचर है। यहाँ पे शी-हाओ जिस दौरान कंफ्यूज हो रहा था, तभी यहाँ पर एक उड़ता हुआ स्पेयर आता है, जैसे कि आंजी ने थ्रो किया था, और सीधा शी-हाओ के घुटने से वो जा लगता है, जिसके चलते शी-हाओ अब अपने कंफ्यूजन को छोड़कर सीधा अपने घुटनों की तरफ देखता है। यहाँ पे उसे दर्द हो रहा था, जिसके चलते वो इल्यूजन से थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। पर इससे पहले कि शी-हाओ वापस से रियलिटी में आ पाए, वो वापस से उसी इल्यूजन में डूब जाता है, और इस दौरान वो बहुत बुरी तरीके से जख्मी था। अब जैसे तैसे शी-हाओ उस स्पेयर को घुटने से बाहर निकालता है, और जैसे वो फाइट बैक करने की कोशिश करता है, खुद को यकीन दिलाता है कि ये बस एक इल्यूजन ही होगा, मेरा फ्यूचर नहीं। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि दुआन का इल्यूजन और ज्यादा हावी हो जाता है। यहाँ पे उसके डेस्परेशन को देखकर यहाँ पर एक और बंदा था जिसका नाम था दाऊजी, और वो यहाँ पे स्माइल करते हुए कहने लगता है कि बताओ आखिर तुम्हें अपना फ्यूचर देख के कैसा लग रहा है? तभी यहाँ पे आंजी हंसती है और प्राउडली वे में कहती है कि हम लोग इमॉर्टल एंसेस्टर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं, वो इमॉर्टल लेजेंड्स जिन्होंने की पूरी दुनिया को रूल किया था, और तुम्हारे जैसे कीड़े का हमारे हाथों से मरना ही एक बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अब यहाँ पे हम दुआन को देखते हैं, जो कि शी-हाओ से कहने लगता है कि तुम अपनी पुरानी जिंदगी को याद नहीं कर सकते? क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम कितने मुश्किल के बाद यहाँ तक पहुंचे, और तुम्हें अभी भी इन्हीं लोगों की फिक्र है? इस वक्त तुम्हें बस अपनी जान के बारे में सोचना चाहिए, और तुम्हें अपनी फीलिंग्स की पड़ी है। तुम भी जानते हो कि जिस फ्यूचर को बचाने के लिए तुम इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो, वो फ्यूचर क्या है, और तुम जैसे कि नहीं बदल सकते। तुमने यहाँ तक पहुँचने में कितनी सारी मेहनत की है, तुमने दिन रात प्रैक्टिस की, लगातार स्लॉटर किया, तब जाके आज इस मुकाम पे पहुंचे हो। लेकिन तुम्हें ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर तुम अपना गोल ही चेंज कर देते। तुमने भी टाइम रिवर में देखा था कि आखिर फ्यूचर में चलकर तुम बस अकेले इकलौते वो इंसान होगे जो कि सरवाइव करेगा, बाकी सब मारे जाएंगे। और तुम अच्छे से जानते हो ये रास्ता कितना ज्यादा कठिन है। आखिर क्यों तुम सबके लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो? हाँ, आखिर तुम्हें ही क्यों सबको बचाना पड़ रहा है? आखिर तुम ही क्यों इस हार्डशिप से गुजर रहे हो? लगता है कि तुम्हें कभी किसी ने बताया नहीं कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है, पर मैं तुम्हें वो ऑप्शन बताता हूँ। तुम चाहो तो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के भी यहाँ से जा सकते हो, जिसके बाद ना तुम्हें रिग्रेट होगा, ना तुम्हें किसी चीज का बुरा लगेगा, और तुम सुकून के साथ अपनी बची कुछ जिंदगी भी आराम से बिता पाओगे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी ये ट्रिक भी काम नहीं आती, क्योंकि शी-हाओ की जो फीलिंग्स है ना अपने रियलम, अपने लोगों को बचाने की, उसे कोई भी ऐसे ही मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तभी यहाँ पे जो दाऊजी था वो शी-हाओ को वापस से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ पे वापस से वो अपनी चेन के जरिए से उस पे हमला करता है, जिसके चलते शी-हाओ को पेन भी बहुत होता है। अब यहाँ पे इतने सारे अटैक से एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है, जिसका इम्पैक्ट शी-हाओ की बॉडी पे सबसे ज्यादा पड़ा था, और वो इतना होपलेस फील हो रहा था कि शायद
शायद ही हमने इससे पहले कभी एपिसोड में देखा हो। अब तभी यहाँ पे जो फॉरेन रेलम के कल्टिवेटर्स थे ना, वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे कि फाइनली इन लोगों ने 9 हेवन एंड 10 अर्थ के इस बंदे को ऑलमोस्ट निपटा दिया है। और इन्हें पूरा यकीन था कि शी हाओ यहाँ से अब पलट के चला जाएगा और कभी भी वापस नहीं आएगा। ये लोग मन ही मन खुश हो रहे थे, पर तभी शी हाओ यहाँ पे अपनी सारी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और यहाँ पे वो विलो गॉड ट्री की लीव्स का भी यूज करता है और साथ ही इतने टाइम बाद वो अपनी सुप्रीम ब्लड लाइन की पावर का भी यूज करता है, जिसके चलते देखते ही देखते जो विलो लीव्स थी ना, वो यहाँ पर शी हाओ की जो इंजरीज थी उन्हें पलक झपकते ही हील करना शुरू कर देती है, जिससे शी हाओ को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था पहले से और अब वो वापस से लड़ाई के लिए तैयार हो रहा था। अगर हम देखते कि विलो लीफ की पावर इतनी ज्यादा कमाल की थी कि पलक झपकते ही शी हाओ ऑलमोस्ट 90% तक हील हो चुका था। जिसके बाद शी हाओ इसी प्रोसेस के दौरान इन सबसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जस्ट बिकॉज मुझे मेरे रिश्वर को मेरे सामने खोल के रख दिया तो क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा? हाँ, शायद तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं कभी भी ऐसे फेट को या फिर ऐसी डेस्टिनी को एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा जहाँ पर मेरे साथ ना हो। और अगर तुम लोग मुझसे ये चाहते हो कि मैं चुपचाप खड़ा होकर ये सब कुछ देखो और इसे एक्सेप्ट कर लो तो जान लो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और ना ही इस चीज को एक्सेप्ट करूंगा। अब तभी शी हाओ यहाँ पर थंडर एम्परर के फैंटम को अनलीश करता है और यहाँ उसका फैंटम देख के साथ ही सभी शॉक थे और शी हाओ कहने लगता है कि जो भी मेरे रास्ते में आने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा के रख दूंगा और स्पेशली तुम जैसे लोग जो कि खुद को सबसे ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, ऐसे लोगों को तो मैं सबसे पहले चुन के मारूंगा, क्योंकि मैं वो डिस्ट्रक्शन हूँ जो कि फ्यूचर को बदलने के लिए पैदा हुआ है, ना कि उसे एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑन द स्पॉट ही शी हाओ पलक झपकती थंडर एम्परर के आर्मर को भी अपने ऊपर पहन लेता है और जैसे ही वहाँ मौजूद लोग ये देखते हैं कि इसने तो थंडर एम्परर के आर्मर को पहन लिया है, जिसका मतलब ये है कि थंडर को ये समन कर पाएगा। सब के सब डर के मारे एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। तभी यहाँ पर आंजी इन सभी से कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि आखिर वो क्या करने वाला है? सब के सब इसी वक्त पीछे हटो। अब यहाँ क्योंकि शी हाओ ने थंडर एम्परर के आर्मर को समन किया था, यानी कि उसे पहना था, तो यहाँ थंडर पूल भी एक्टिवेट होते साथ ही उसके अंदर से काफी सारे बड़े बड़े थंडर ड्रैगन्स को बाहर वो अनलीश करता है। अब यहाँ इतने सारे ड्रैगन्स को बाहर आता हुआ देखकर आंजी समझ जाती है कि अगर इसे हमने जल्दी खत्म नहीं किया तो फिर हम में से शायद कोई भी यहाँ से सही सलामत तो जा नहीं सकता। अब तभी वो यहाँ पर काफी सारे गोल्डन स्वॉर्ड के जरिए से हमला कर देती है और वापस से वो अपनी जो मिलियन ऑफ स्वॉर्ड टेक्निक है उसका यूज करती है, जो देखकर शी हाओ भी काउंटर अटैक करता है और जैसे ही दोनों के अटैक आपस में कोलाइड करते हैं, यहाँ पर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। इतना तगड़ा वाला इसका इम्पैक्ट था कि आसपास पूरा का पूरा स्पेस इसके जरिए से ट्रेम्बल कर जाता है। अब आंजी उस शॉक वेव के इम्पैक्ट को देखकर वो खुद भी हैरान थी। बस फिर क्या, शी हाओ को मौका मिल जाता है, वो पलक झपकते ही सीधा पहुंच जाता है उस बंदे की तरफ जो कि तब से उसे मैनिपुलेट कर रहा था, यानी कि दुआन की तरफ। और शी हाओ फुल किलिंग इंटेंट के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कि तुम लोग मेरी अपनी फीलिंग्स अपनी मेमोरीज का सहारा लेकर मुझे मैनिपुलेट करो, किसकी सजा सिर्फ मौत है। ये कहते हुए शी हाओ जैसे इसकी तरफ अटैक करने जाता है तो यहाँ दुआन अपने आसपास एक बैरियर को बना लेता है और ये तो शी हाओ को बस एक डीकॉय था, क्योंकि वो कभी भी खुद के जरिए से अटैक नहीं करने वाला था, बल्कि वो यहाँ पर इमीडिएटली जो थंडर एम्परर है उसके जरिए से अटैक करवाता है, जिसके हाथ में थंडर हैमर भी था और यहाँ वो चला के उस हैमर को सीधा उस बैरियर पे दे मारता है। और ये जो थंडर एम्परर की सिंगल स्ट्राइक थी, इसके अंदर इतनी ट्रेमेंडियस पावर शामिल थी कि पलक झपकते ही जैसे ही वो हैमर उस बैरियर से टकराता है, ऑन द स्पॉट ये कोलैप्स कर जाता है। और क्योंकि दुआन जो था वो सबसे आगे था तो उसके पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। सेकंड के आधे हिस्से में उसकी बॉडी यहाँ से नथिंगनेस में बदल जाती है, लेकिन बाकी के जो लोग थे ना, यानी कि वो दूसरा वाला बंदा और यहाँ पे आंजी, ये सभी भी उसके इम्पैक्ट में आ जाते हैं। लेकिन आंजी को छोड़कर बाकी सभी बहुत बुरी तरीके से इससे इम्पैक्ट हुए थे और यहाँ उनकी बॉडी भी कुछ ही देर में बिल्कुल दुआन जैसी हो जाती है, यानी कि नथिंगनेस में बदल जाती है। यहाँ पे आंजी को लग रहा था कि शायद वो खुद को बचा लेगी, लेकिन ये इम्पैक्ट उस तक भी पहुंच चुका था और यहाँ अगले ही पल आंजी तक भी कोलैप्स कर जाती है। अब यहाँ क्योंकि शी हाओ ने इन सभी क्लाइमेटीज को पार कर लिया था तो यहाँ पे जो उसका 8th ट्रायल था, 8th मैनिफेस्टेशन का, फाइनली वो भी अब पूरा हो जाता है और शी हाओ ने बहुत ही अच्छे से इसे भी क्लियर कर लिया था और अब वो आगे बढ़ने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि इन तीनों को इसने निपटा दिया था तो आसपास का जो इल्यूजन था वो भी पूरी तरीके से ब्रेक कर जाता है। शी हाओ भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। यहाँ एक तेज ब्राइट रोशनी सीधा आसमानों से जा लगती है और बाहर मौजूद लोग जब ये नजारा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि शी हाओ ने इस डिवाइन रेवोल्यूशन के जितने भी मैनिफेस्टेशंस यानी कि जितने भी ट्रायल्स है उन्हें बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे शी हाओ सभी के सामने आ चुका था और यहाँ सबसे पहले रैबिट गर्ल उसे देखकर चीयर करने लगती है, कहने लगती है कि हुआंग तुम तो कमाल के हो, फाइनली तुमने ये कर दिखाया। शी हाओ भी अपने दोस्तों के चेहरे पर खुशी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड था और यहाँ एंड किंग कहने लगता है कि हाँ मुझे तो वैसे भी पता है कि मेरा दोस्त इतना कमजोर हो ही नहीं सकता, लेकिन एंड किंग के अंदर एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा थी कि वो भाई चिल्लाते हुए कहने लगता है कि देखा ये मेरा दोस्त है, तुम सभी ने देखा ना कि उसने कैसे एम्परर
टाइम के लोगों की बैंड बजाई, जिस पर फैट गाय कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, क्या कमाल का है यार। ऐसा मुझे ऑलरेडी पता था कि मेरा भाई बहुत 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 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई भी ऐसे ही नहीं हरा सकता। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ जो कि काफी ज्यादा खुश था अपने दोस्तों की बातें सुन गए, तभी यहाँ पे उसे कुछ अजीब सा फील होता है। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता उसके पीछे एक पोर्टल ओपन होता है जिसके जरिए से एक बहुत ही खतरनाक सा अटैक सीधा शिहाओ के कान के पास से सीटी बजाते हुए निकलता है। और ये अटैक जो था ये 3 कंबाइंड पावर का मिक्सअप था, लेकिन शिहाओ की आंखें तब खुली की खुली रह जाती हैं जब ये अटैक उसके कान के पास से सीटी बजाते हुए बिल्कुल सामने की ओर जा रही थी। और सामने कौन था? उसके 3 दोस्त। शिहाओ इमीडिएटली उन्हें बचाने के लिए जाने ही वाला था कि बूम, एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। यहाँ चारों तरफ बस डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन देखा जा सकता था। यहाँ पे उसके दोस्तों की सोल उसकी बॉडी छोड़ देती है और वो लोग अनकॉन्शियस होकर गिरने लगते हैं। शिहाओ के आंखों के सामने उसके सारे के सारे लोग मारे जा रहे थे। शिहाओ बुरी तरीके से स्पीचलेस हो जाता है। वो यहाँ अपने दोस्तों को बचाने के लिए चाहता है, उन्हें आवाज देता है, लेकिन तभी यहाँ पर उसके सामने दुआन का फिगर अपीयर हो जाता है जो कि उसे घूरने लगता है। उसे पीछे की सप्रेस करते हुए कहने लगता है कि शिहाओ क्या हुआ, डर लग रहा है? जरा देखो तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हर बार तुम सबको बचाने जाते हो लेकिन एट द एंड तुम ही अकेले रह जाते हो। कहते हुए वो शिहाओ के ऊपर अपना इल्यूजन और ज्यादा टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसके चलते शिहाओ समझ जाता है कि शायद ये भी इसी का कोई इल्यूजन होगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं था। पर अगले ही पल यहाँ पे वो खुद को किसी और जगह पे पाता है जो कि बर्फीली जगह थी। और यहाँ शिहाओ बेसिकली 9th मैनिफेस्टेशन यानी कि 9th ट्रायल के लिए आ चुका था, जहाँ हम शिहाओ को काफी ज्यादा इंजर्ड पाते हैं जो कि बर्फीले वादियों में चल रहा था और उसकी बॉडी पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। यहाँ पे शिहाओ ने जो सूट पहना है वो और कुछ नहीं बल्कि इमोर्टल स्क्रप्चर आर्मर है। अब गाइस यहाँ पे मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर शिहाओ का फ्यूचर वर्जन दिखाया जा रहा है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ उसके इस इल्यूजन में सभी लोग उसे बता रहे थे कि जरा अच्छे से देखो, ये वो फ्यूचर है जैसे कि तुम बदलने का सोच रहे थे, लेकिन एट द एंड ये नहीं बदला। तुम अपने ही लोगों की लाशों के ऊपर चलते रहोगे। पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ तुम्हारे लोगों का कब्रिस्तान बनेगा और जिनके ऊपर चल के तुम अकेले की जिंदगी बिताओगे। अब आंजी और दुआन दोनों ही उसे बार बार मैनिपुलेट करते हुए उसे बार बार अपने फ्यूचर से रिलेटेड काफी सारी चीजें बताते हैं, लेकिन शिहाओ जब ये सारी बातें सुनता है तो एक पल के लिए वो भी यहाँ पे सोच पे पड़ जाता है और कहने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों। तभी हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम के शिहाओ को देखते हैं जो कि इस खाई के दूसरी ओर खड़ा था और वो भी सामने का नजारा देखे जा रहा था। और तभी फ्यूचर का शिहाओ उसे देखकर कहने लगता है कि हाँ, मैंने शुरू से बहुत मेहनत किया, मैं अकेला ही सफर करता हुआ आ रहा हूँ और अकेला अभी भी हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरे जैसा नहीं बनना है। तो क्या हुआ, तुम्हारा फ्यूचर अकेलेपन का है, लेकिन तुम अपना फ्यूचर पूरी तरीके से बदलने की ताकत रखते हो। तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनना है, इतना ज्यादा कि तुम कभी भी आज जो हाल अपना देख रहे हो अपनी आंखों के सामने वो ना देख पाओ। याद रखना, तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना है, इतना ज्यादा कि तुम उन सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर पाओ जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा अजीज हैं, जिन्हें तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो। यहाँ पे जब अपने ही सेल्फ की बात है, ये सारी चीजें शिहाओ सुनता है ना, यानी कि अपना यंग वाला शिहाओ, तो वो भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है और उसके दिल में उसका विल पावर पहले से ज्यादा और स्ट्रांग होने लगता है। और वो याद करता है कि आखिर वो यहाँ तक क्यों आया है, कैसे उसने बचपन से मेहनत की है। अब यहाँ पे शिहाओ पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट था। धीरे धीरे करके जो इल्यूजन था वो पूरी तरीके से हटने लगता है और अगले ही पल शिहाओ अपने फ्यूचर सेल्फ की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी इस हालत में नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें भी निकाल के रहूंगा। अब तभी यहाँ पे जो फ्यूचर का शिहाओ इससे पहले कि कुछ कर पाता, तभी अचानक से उसके सामने का नजारा बदल जाता है और ये देखकर हमारा प्रेजेंट का शिहाओ भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चारों तरफ यहाँ पे डार्कनेस छाने लगती है और अगले ही पल शिहाओ खुद को जो विलो गॉड है उसकी ट्रू बॉडी यानी कि उसी ब्रोकन ट्री के सामने खुद को पाता है, जिसके चलते यहाँ पर डार्कनेस और ज्यादा बढ़ने लगती है। अब तभी शिहाओ के पास से एक मिस्टीरियस पर्सन गुजरता है और ये और कोई नहीं बल्कि शिहाओ का फ्यूचर का वही वर्जन है जिसने कि इस वक्त थंडर आर्मर को पहना था। और वो शिहाओ के सामने आकर कहने लगता है कि क्या सोच रहे हो, यही तो तुम चाहते थे, तुमने सब कुछ कर लिया, तुमने अपने दोस्तों, अपने प्यार, अपने घर परिवार सबको बचाने के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि तुमने न जाने कितने सारे सैक्रिफाइसेस भी किए, बट एट द एंड ये सब कुछ नाकाम रहा क्योंकि हेवन एंड अर्थ का जो दाव है वो अभी भी इनकम्प्लीट है, जिसके चलते तुम लाख कोशिश कर लो लेकिन कभी भी तुम्हारे ये लोग इमॉर्टैलिटी के रास्ते पर नहीं पहुंच सकते और ये लोग तुम्हारे साथ साथ कभी भी इमॉर्टल नहीं बन सकते। यहाँ पे प्रेजेंट टाइम का शिहाओ जब ये सारी बातें सुनता है तो वो कहने लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने सब कुछ किया है और मैंने बॉडी ऐसा सीट के पैथ को भी अपनाया है, मैं उस पर चल रहा हूँ और मुझे एक उम्मीद है कि ये वो रास्ता है जिसके जरिए से मैं सबको बचा लूंगा, क्योंकि फ्यूचर को बदलने के लिए जो जो चीज चाहिए मैं ऑलमोस्ट सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। एक ऐसी विल पावर जो कि हेवन एंड अर्थ को भी डिफाई कर सके, जिस पर फ्यूचर का शिहाओ कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हारा नेचर ही हेवन डिफाइंग है, तुम्हारे अंदर वो पोटेंशियल, वो टैलेंट, वो सब कुछ मौजूद है, लेकिन क्योंकि तुमने बॉडी एज अ सीट के पैथ को चुना है इसी के चलते तुम आगे सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन सबने तो ये रास्ता नहीं चुना ना, तो भला तुम उन्हें कैसे बचाओगे। जिस पे शिहाओ कहने लगता है कि
कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने कोई डिफरेंट पैथ चुना है, लेकिन मैं अपने बनाए रास्ते पे चलकर ही उन सभी को बचाऊंगा। अब ये कहते हुए शिहो अपनी कुनपेंग टेक्निक को भी रिलीज करता है और बताता है कि जैसा मेरी कुनपेंग टेक्निक यिन और यांग एनर्जी को बैलेंस करती है, बिल्कुल वैसे ही इसी के साथ वो दूसरे हाथ में अपने विलो गॉड ट्री को भी एक्टिवेट करता है और कहता है कि जैसे विलो गॉड ट्री जो कि लाइफ एंड डेथ को बैलेंस करती है, बिल्कुल वैसे ही मैं हर एक चीज को बैलेंस करके कंट्रोल करूंगा। और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट को थंडर टेक्निक बैलेंस करती है, बिल्कुल वैसे ही हर एक चीज का अपना अपना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। और बॉडी एज अ सीट के पैथ पे चलने का मतलब ये है कि तुम्हें खुद के अंदर ही एक ऐसा अल्टीमेट दाव क्रिएट करना होगा जो कि सेल्फ क्रिएटेड हो, और मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए ऐसे ही दाव को बनाऊंगा। वैसे भी हेवन एंड अर्थ डिफाइन एंड बैलेंस के जरिए से ही बनता है, लेकिन यही नेचुरल ऑर्डर है और जैसे कि हर एक चीज फॉलो करती है, इसी से फिर अलग अलग रास्ते बनते हैं। लेकिन चाहे जितने भी डिफरेंट पैथ्स क्यों ना हो, लेकिन सारे पैथ्स का डेस्टिनेशन एक ही है, यानी कि वही सिंगल रियलम जो कि 9 हेवन से मिलकर बना हुआ है। और इसी चीज से ओल्ड और जो मॉडर्न दाव है ये दोनों बने हुए हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं इन सभी को फ्यूज कर दूं, क्योंकि मेरे पास तो दोनों ही नॉलेज मौजूद है। अभी यहाँ पे शिहो अपनी द ग्रेटेस्ट 3 टेक्निक्स को आपस में फ्यूज करना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान वो अपना हाथ अपने फ्यूचर के सेल्फ की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम मेरे वो डर हो जो कि मुझे हमेशा डराते हुए भी आ रहा है, लेकिन साथ ही तुम ही इकलौते वो रीजन हो जिसके चलते मैं लगातार खुद को पुश करता हुआ आ रहा हूँ और इस मुकाम तक पहुँचा हूँ और आगे भी बढ़ता रहूंगा। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना योगदान दो, क्योंकि तुम्हें फ्यूचर का पता है और मुझे पास्ट और प्रेजेंट का। क्या हो अगर हम दोनों अपनी ताकत मिला ले ताकि एक नए और अलग टाइप के दाव को हम क्रिएट कर पाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपने हाथ को आपस में कंबाइन करते हैं और शिहो का जो फ्यूचर सेल्फ था वो उसके प्रेजेंट वाली बॉडी के साथ कम्प्लीटली फ्यूज हो जाता है, जिसके चलते एक तेज लाइट यहाँ पे गिरती है और अचानक से यहाँ पे काफी सारे बीस्ट के साथ साथ यहाँ हम शिहो का ट्रांसफॉर्मेशन लुक भी देखते हैं। लिटरली ये सब के सब अवेकन हो चुके थे। शिहो की बॉडी एज अ सीड मोटर स्क्रप्चर टेक्निक और थंडर एम्पर टेक्निक, इन सभी को आपस में कंबाइन करते हुए शिहो अपने लिए एक ऐसे आर्मर को प्रिपेयर करता है जिसके अंदर तीनों की तीनों पावरफुल टेक्निक की और एंड पावर मिली हुई थी। साथ ही शिहो ने यहाँ पे अपना एक सेपरेट दाव रियलम को भी बहुत ही कम वक्त में क्रिएट कर लिया था और यहाँ शिहो का लुक देखने में कमाल का लग रहा था। कमेंट में तुम लोग बताना तुम्हें कैसा लग रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि शिहो ने 3 मिस्टीरियस से पावरफुल टेक्निक को आपस में फ्यूज किया था, तो जो और जो पावर इनसे अनलीश होती है ना, उसके जरिए से पलक झपकते ही उसका ये जो ट्रायल था ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ पे शिहो का जो नया दाव रियलम वाला पैथ था ना, उसके अंदर से काफी सारी एनलाइटमेंट यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी के रूप में नीचे मौजूद लोगों के ऊपर गिर रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो यहाँ पे स्नोफॉल हो रही हो। और यहाँ ये नजारा देखकर सभी शॉक्ड थे कि तब ब्रदर की होंग भी आगे आकर शिहो की इस कमाल के अचीवमेंट की तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि हेवन भी आज यहाँ पे शिहो को ब्लेसिंग्स दे रहा है, मानो जैसे पूरा का पूरा ये 9 हेवन एंड 10 अर्थ ही यहाँ पे जश्न मना रहा है। ऐसा लग रहा है कि हुआंग ने ये जो नया रियलम पैथ बनाया है इसे पूरा का पूरा हेवन भी आज विटनेस कर रहा हो। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर ब्रदर हुआंग इस पैथ को फॉलो करे ना तो वो बहुत ही जल्द इमॉर्टैलिटी को भी हासिल कर सकता है। अब यहाँ पे मिस वैंशी का जो फियांसे था वो भी इस वक्त तक शिहो को बहुत ज्यादा एडमायर करने लगा था, क्योंकि यार टैलेंट की कदर सभी को होती है और वो भी एक ऐसा टैलेंट जो कि पूरे के पूरे रियलम को बेनिफिट दे, तो कोई कैसे पीछे हट सकता है। अब यहाँ पे सभी लोग शिहो के लिए बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर हेवन तो शिहो के पावर को विटनेस कर चुका था और उसे जैसे ब्लेसिंग्स भी दे रहा था, लेकिन जो हेवन दाव का रूल है वो एक्शन में आ जाता है। अब यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि अचानक से शिहो के हाथ पैर को जकड़ लिया जाता है, क्योंकि शिहो ने हेवन दाव रियलम के होने के बावजूद भी अपना सेपरेट एक रियलम बनाया था जो कि रूल को कहीं ना कहीं डिफाई करता है, जिसके चलते यहाँ पे देखते हैं कि डिवाइन पनिशमेंट का प्लेटफॉर्म एक्टिवेट हो चुका था। एक बहुत बड़ी सी तलवार शिहो की गर्दन काटने के लिए आगे बढ़ रही थी, जो देखते साथ ही यहाँ पर जो वैंग फैमिली का जो एंसेस्टर था ना उसकी खुरापाती यहाँ पे शुरू हो जाती है। और यहाँ पे जिन जैन को यानी कि जो मेरा वैंशी का फियांसे है उसे अपने प्लान के बारे में बता देता है कि कैसे जब शिहो के ऊपर ये जो डिवाइन अटैक होगा ना तो तभी मैं उसकी बॉडी के अंदर हमारे वैंग फैमिली का ये ट्रेजर डाल दूंगा, जिसके जरिए से उसके सोल को हम बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर पाएंगे और शिहो भी कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब तो उसका सर कट चुका होगा। यहाँ पे जिन जन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसे तब वो याद आ जाती है और वो उसे ऐसा करने के लिए अलाउ करता है। और तभी यहाँ पे ये बंदा शिहो की बॉडी की तरफ अपने वैंग फैमिली का वो जो ट्रेजर था जो कि असल में प्योरीफाइंग थंडर ड्रैगन था वो उन्हें उसकी तरफ छोड़ चुका था। और जैसे ये ड्रैगन शिहो के बॉडी के अंदर एंटर होकर उसकी सोल पे अटैक करते हैं, इस दौरान शिहो के ऊपर हेवनली पनिशमेंट भी लग चुका था, जिसके
चलते यहाँ पल भर में ही एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है। शी-हो जो कि काफी हद तक डैमेज हो चुका था, लेकिन वैंग फैमिली के एंसेस्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली मैं इसी वक्त का तो कब से इंतजार कर रहा था कि कब इसकी बॉडी इस कदर इंजर्ड हो जाए कि हम इसकी सोल को कंट्रोल कर ले और ये हमारा पपेट बन जाए। तो शुक्र मनाओ कि क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पपेट बना लिया, तो ये जो हेवनली दाव पनिशमेंट था ये एंड मौके पे ही डिसअपीयर हो गया, जिसके चलते तुम जिंदा हो और अब से तुम्हारी ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, तुम्हारी टेक्निक्स और तुम्हारे सब कुछ हमारी वैंग फैमिली का हिस्सा होगा और तुम खुद भी हमारे वैंग फैमिली के पपेट होगे। वो काफी जोर जोर से हंसता है, जो सुनकर शी-हो के सारे दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, साथ ही उसका भाई भी। अब ये तीनों मिलकर इस पे हमला करने वाले थे कि तभी वो बंदा यहाँ पे शी-हो की प्रीमोर्टाइल स्पिरिट को दिखाते हुए कहता है कि जरा देखो, इसकी सोल मेरे कब्जे में है, कुछ भी करने की कोशिश करोगे ना तो सबसे पहले मैं शी-हो की सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग बेबस होकर वहीं पे रुक जाते हैं और तभी यहाँ पे वो जो एंसेस्टर था वो शी-हो से कहने लगता है कि अब मेरे पास आओ। यहाँ पे शी-हो भी बिल्कुल किसी पपेट की तरह उसके पास चला जाता है और यहाँ पर ये बेशर्मी के साथ कहने लगता है कि बहुत अच्छे है, अब जो तुमने जो भी इनहेरिटेंस, जो भी तुम्हारी टेक्निक है और जो भी तुमने स्ट्राइवल्यूशन से और इस ट्रायल से हासिल किया है, सब कुछ चुपचाप मेरे हवाले कर दो। अब यहाँ पे शी-हो भी बिल्कुल किसी गुलाम की तरह कहने लगता है कि जी मास्टर, आपकी बात मैं समझ गया। और तभी शी-हो अपना हाथ उठाता है, ये देखकर सभी शॉक थे, लेकिन अगले ही पल शी-हो मुट्ठी टाइट करता है, घुमा के एक जोरदार पंच उसके फेस पे चढ़ता है और कहने लगता है कि और चाहिए। जिसके बाद वो पकड़ता है इसकी मुंडी को और ले जाता है हवा में और खूब लिटा लिटा के मारता है और कहता है कि मैंने आज तक जितने भी मेरे दुश्मन देखे ना, वो सभी इस कदर के लालची थे कि लोगों को या तो मेरी टेक्निक्स चाहिए थी या फिर मेरे मेथड्स चाहिए थे या फिर कोई मेरे फ्यूचर से ही चलता था, लेकिन तुम तो डेढ़ होशियार निकले। हाँ, तुम्हें मेरी बॉडी में इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो एक जोरदार किक मार के इसे बिल्कुल लिटा के रख देता है। अब तभी शी-हो के बॉडी के अंदर वो जो थंडर ड्रैगन की जो प्योरिफाइड स्पिरिट थी, जो कि वैंग फैमिली का एक नेशनल ट्रेजर माना जाता है, यहाँ पे शी-हो तो अपनी गोल्डन बटरफ्लाई को इसे डिवोर करवा देता है। इसी के साथ शी-हो तेजी से आगे बढ़ता है। अब यहाँ पे फेडगर से पूछने लगता है कि आखिर तुम जा कर रहे हो, जिसपे वो कहने लगता है कि ये तो बस शुरुआत है, अब मुझे इस अल्टीमेट रियलम में जाना है। अब तभी यहाँ पे सभी को आसमान में एक और रियलम नजर आता है, जिसे देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या वाकई में हमारे 9 हेवन एंड 10 अर्थ के ऊपर भी इतना जाइंट सा कोई रियलम एग्जिस्ट करता है। तभी यहाँ पे शी-हो जैसे ऊपर की ओर पहुंचता है, यहाँ पर हमें फॉर द फर्स्ट टाइम उन्हीं 10 रियलम्स को दिखाया जाता है जो कि आज तक 9 हेवन एंड 10 अर्थ के आंखों से छिपा हुआ था, लेकिन शी-हो ने आज सभी को उजागर कर दिया है। अब यहाँ अलग अलग रियलम की अलग अलग डिवाइन पावर्स हमें देखने को मिलती है, लेकिन चारों तरफ वो बस थंडर का ही बोलबाला था, जिसके चलते यहाँ पे हमें काफी सारे थंडर ड्रैगन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि आसपास यहाँ के चक्कर काट रहे थे। सो उम्मीद हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड हो, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत मजा आएगा। बट इससे पहले गाइस, अगर तुम लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के बाकी के एपिसोड भी ऐसे ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।